हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 47 लेकर आए हैं और इसको 30% रखे गए हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से दिए गए हैं। ठीक है। और ये आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये सारे क्वेश्चन पे बाय क्यू है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ आप इस क्वेश्चन को हमसे पहले बनाने का प्रयास जरूर करें। ठीक है। और कमेंट में अपना अपना जी आपने कितना सही किया वो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग अपने अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। फेंके जाने की गति बताइए। ठीक है। तो फेंके जाने की गति हम लोग को निकालना है। ठीक है। तो आगे देखिए कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है। ठीक है। तो क्या करा कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड के बाद पीछे पर आ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है। ठीक है। तो टाइम कितना हो गया, तो टाइम हो गया 10 सेकंड। ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो लंबवत फेंकी जाती है तो 10 सेकंड बाद वापस आ जाती है, मतलब कहीं पर जाकर गेंद रुकी होगी। तो अंतिम वेग दिया हुआ है कितना, 0। ठीक है। अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जी का मान आप लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। जी का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हम लोग को निकालना क्या है, तो निकाला कि फेंके जाने की गति क्या होगी, मतलब प्रारंभिक वेग हम लोग को निकालना है। ठीक है। तो प्रारंभिक वेग निकालने के लिए तो हम लोग इसको फॉर्मूला जो गति का जो चार समीकरण था पहला, उसमें पहला समीकरण हम लोग यूज करेंगे। तो पहला समीकरण क्या था, तो v बराबर यू प्लस जी टी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये क्या कर रहा है कि फेंका गया कहाँ, तो ऊपर की ओर फेंका गया। तो कल बताया था, पहले वाला वीडियो में बताया गया था कि ऊपर की ओर जब फेंका जाए तो माइनस में, और नीचे की ओर आए तो प्लस में। ठीक है। ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस और नीचे की ओर आएगा तो प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक प्लस को हटा दीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस में। ठीक है। तो इसको आप बैठा दीजिए। तो भी का मान क्या है, तो भी का मान हो जाएगा 0 बराबर में यू का मान हम लोग को निकालना है माइनस में जी का मान कितना दिया है, 10। ठीक है। और उसके बाद गुना में टी, टी का मान कितना है, तो 10 सेकंड। 10 से गुना हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर यू माइनस 10 दहा के 100। यू जो है इधर प्लस में, इधर जाकर क्या होता है माइनस में, तो माइनस यू बराबर -100। तो यू माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है। प्रारंभिक वेग है तो वेग क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड में, तो 100 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है। ठीक है। और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है। h का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ऊंचाई हम लोग को निकालना है। ठीक है। तो चलिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो कह रहा है प्रारंभिक वेग u है। ठीक है। तो प्रारंभिक वेग हम लोग u मान लेते हैं। ठीक है। u क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग हो गया। ठीक है। ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाता है, मतलब हमको लोग दूरी दिया हुआ है h। ठीक है। और अधिकतम ऊंचाई जहाँ अधिकतम ऊंचाई पर गया होगा तो क्या होगा, तो अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। v बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इतना दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा समीकरण लेगा, तो हम लोग को निकालना है h। ठीक है। मतलब दूरी निकालना है। ठीक है। तो दूरी निकालने के लिए समीकरण का तीसरा नियम लगेगा। तीसरा नियम क्या था, तो तीसरा नियम था v स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ क्या होगा, तो प्लस यहाँ पर ना लिखकर, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका गया है तो इसलिए माइनस में। ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, तो 2 g एस वाही दूरी, तो एस की जगह पर एच लिख देते हैं। ठीक है। तो एस हटाकर एच लिख देते हैं। ठीक है, एच। तो यहाँ अगर हम लोग बैठाएंगे तो भी का मान क्या हो, तो भी का मान हम लोग को 0 है। ठीक है। बराबर है यू का मान दिया हुआ है यू, तो यू स्क्वायर जो कहते हो जाएगा माइनस में 2 जो कहते हो गुना में। ठीक है। और यहाँ पर जी का मान, जी को जी ही रखेंगे और एच हम लोग को निकालना क्या है, तो एच बराबर निकालना है। ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं। तो यू जो है यू स्क्वायर प्लस में जाएगा, क्या था माइनस में, क्या आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g। और यहाँ क्या था माइनस में थी, पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या होगा, तो यू स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ देखिए जब एच निकालना है तो 2g है, ये गुना में है, इधर जाकर क्या आ जाएगा, तो भागा में। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2g बराबर में एच।
तो हम लोग को निकालना ही क्या था, तो एच बराबर निकालना था, क्या हो गया, एच बराबर यू स्क्वायर बटे 2g। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बटे 2g। तो यू स्क्वायर बटे 2g कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट का जरूर कर दीजिएगा, मैं फिर से उसे समझा दूंगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दूसरों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न। बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराइएगा नहीं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन ही सबसे आसान होता है, इसलिए आप इसको बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकेंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, 35 सेकेंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और वह इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या होगी, फिर वही निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है, तो दूरी। ठीक है, तो ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तब 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर यात्रा करेगा तो 35 सेकंड चला। ठीक है, तो कितना हो गया, तो 35 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 35 गुना 70, मतलब 700 मीटर वो चल गया। ठीक है, 700 मीटर वो ऊपर की ओर चल गया। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि जब रॉकेट को में समस्या आने के बाद उसका ईंधन की आपूर्ति रुक गई, उसके बाद रॉकेट के द्वारा ऊंचाई कितना किया गया, ऊंचाई पर कितना जाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, तो ये जो दिया 20 मीटर प्रति सेकंड ये दिया हमारा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक में कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड पर। ठीक है, और एक जगह जाकर जहाँ रॉकेट रुक गया होगा तो वो क्या है, अंतिम वेग। अंतिम वेग कहाँ कितना हो जाएगा, जीरो। जहाँ रुक जाएगा वहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब वापस आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर वही लगा दीजिए कि दूरी निकालना है। उसके बाद तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले कि तीसरा फॉर्मूला लगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस जी एच। ठीक है, क्या जाएगा, 2 जी। तब भी का मान दिया कितना, जीरो। बराबर में क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर लीजिए माइनस में 2 गुने जी का मान यहाँ पर हम लोग 10 बैठा देंगे, कितना, जी का मान कितना होता है, तो 10 गुना में एच हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो जीरो बराबर बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 400। ठीक है, माइनस यहाँ गुना कीजिए तो 10 गुना का 20। ठीक है, और इसको जो इधर प्लस में रह जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस 400 बराबर माइनस 20 एच। ठीक है, तो इसको काटिए, जीरो से जीरो, माइनस से माइनस, और दो से काट दिए कितना, दो दूनी का 4, तो 20 बार में कट जाएगा, तो हमारा एच बराबर निकल गया। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो ईंधन खत्म होने के बाद भी वो 20 मीटर ऊपर गया। ठीक है, तो पहले से कितना गया था, 700। उसके बाद फिर ईंधन खत्म होने के बाद भी कितना गया, 20, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 720 मीटर। कितना गया कुल, 720 मीटर कुल ऊपर गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पर चलते हैं, तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा है, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो फिर से विस्थापन का परिणाम पूछ रहा है, तो फिर चलिए इसको यूज करते हैं। तो क्या करें, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो ऊपर फेंका जा रहा है, तो यू बराबर दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है, 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम। ठीक है, तो समय दिया हुआ कितना, टी बराबर दिया हुआ 6 सेकंड। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, तब विस्थापन मतलब एस रहा। ठीक है, एस बराबर पूछ रहा है, तो एस बराबर फॉर्मूला लगता है, एस बराबर मतलब एस नहीं, ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ ऊंचाई ज़्यादा माना जाएगा, इसलिए एस नहीं एच लिखते हैं। यहाँ क्या होगा, एच बराबर। ठीक है, तो एच बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला को लगेगा, तो एच बराबर फॉर्मूला होता है, चौथा नहीं, दूसरा नियम लगेगा। ठीक है, दूसरा समीकरण लगाइए, तो एच बराबर क्या होता है, यू टी माइनस, क्योंकि ऊपर से ऊपर की ओर फेंका गया तो इसलिए माइनस में। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्या, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको एच निकालना है, ऊंचाई निकालना है। हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि पहले की ऊंचाई निकालना था तो दूसरा फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता था, तो हम लोग को जो यहाँ दिया हुआ रहता है उसके अनुसार ही हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाला प्रश्न में देखें, तो ऊपर वाला प्रश्न में देखिए,
यहाँ प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है, ठीक है। क्यों? तो यहाँ दो ही चीज़ दिया हुआ है, जिसके कारण हम लोग इसको तीसरा फॉर्मूला यूज किए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, लेकिन अंतिम वेग यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ क्या करेंगे, तो हम लोग दूसरा नंबर का समीकरण यूज करेंगे, ठीक है। तो दूसरा यूज किए तो क्या होगा, तो यू प्रारंभिक में कितना दिया, तो 40 गुना में टी का मान कितना दिया, 6 माइनस 1/2 गुना, और यहाँ पर जी का मान, तो जी का मान हम लोग को क्या बैठाना है, जी का मान हम लोग 10 बैठाएंगे, ठीक है। क्या बैठाएंगे, 10 गुना में टी स्क्वायर, तो टी का मान कितना है, तो 6 गुना 6, टी स्क्वायर को 6 गुना 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गुना करिए, तो इसको गुना करने के बाद क्या होता है, तो 6 चौका 240 माइनस में एक अच्छा 2 से काट दीजिए डायरेक्ट, 2 बचे 10, और सब गुना कर दीजिए, 6 छक 36, ठीक है। 36 गुना 5, 6 बचे 30 और 5 15, 15 और 3 18, 180। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट 180 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 180 माइनस करने के बाद क्या होगा, तो जीरो, 4 में से 8, 8 में 4 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 6, ठीक है। कितना बचेगा, 6, और यहाँ बचेगा कितना, ये 5 ले जाते 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 60, ठीक है। तो एच बराबर हो जाएगा 60 मीटर, ऊंचाई है इसलिए मीटर में आएगा, इसलिए 60 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा, 5 नंबर प्रश्न, एक कार पर्वतीय मार्ग से, रुकिए 2 मिनट, हाँ, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसल कर नीचे जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसको अंतिम वेग क्या निकालना है, तो हम लोग को अंतिम वेग निकालना है, ठीक है। तो टकराने से पहले पूछा, इसलिए अंतिम वेग निकालना है। दिया हुआ क्या क्या है, वो सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, तो हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है समय, ठीक है। टी कितना दिया है, 0.7 सेकेंड, ठीक है। टी बराबर कितना, 0.7 सेकेंड। यू, यू बराबर भी दिया हुआ है जीरो, ठीक है। प्रारंभिक वेग हमारा जीरो है, क्योंकि चलना प्रारंभ करता है तो रुके हुए स्थिति से ही ना चलना प्रारंभ करेगा, इसलिए यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और भी का मान हम लोग को क्या निकालना है, मान हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ ऑलरेडी देखिए, यहाँ जी का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। जी का मान कितना दिया हुआ है, 10, तो हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला सेट कर जाएगा, भी बराबर यू प्लस जी, ठीक है। भी बराबर यू प्लस जी टी। अब यहाँ पर प्लस क्यों हो गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है, कि फिसल कर नीचे गिर रही है, कहाँ नीचे नीचे आ रही है, तो प्लस में, अगर ऊपर फेंका जाता तो क्या होता, माइनस में, ठीक है। तो नीचे आ रही है इसलिए प्लस में है। तो भी का मान कितना है, तो भी का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। प्रारंभिक में कितना दिया हुआ है, तो जीरो, प्लस में जी का मान कितना दिया हुआ है, 10, गुणा में टी का मान कितना है, तो 0.7, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10, जीरो से जीरो हो जाएगा कट, ठीक है। तो भी बराबर कितना बचेगा, तो भी बराबर हो जाएगा 7, और किसमें, तो मीटर में प्रति सेकंड, ठीक है। तो अंतिम में क्या है, 7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अंतिम में क्या हो जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, और दूसरों को शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो हम लोग बस क्या करा, अगला प्रश्न कर रहा है कि एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम टू सेम वही दिया हुआ है, तो टी बराबर आपको क्या दिया हुआ है, टी बराबर दिया हुआ 0.8 से, ठीक है। और क्या करा कि एक ट्रक किनारे से फिसल गया, मतलब प्रारंभिक में क्या हो गया, ठीक है। प्रारंभिक में क्या हो गया, तो जीरो हो गया। उसके बाद क्या करा कि जमीन पे नीचे गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, तो एच बराबर यहाँ पूछा, ठीक है, ऊंचाई पूछा, ठीक है। जी का मान दिया 10, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं, जब एच पूछ रहा है तो एच निकालने के लिए हमको फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। प्लस में इसलिए क्योंकि वो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बैठा देते हैं फॉर्मूला पर, तो यू का मान कितना है, जीरो, गुना टी का मान कितना दिया हुआ है, 0.8, प्लस में 1/2, गुना जी का मान कितना था, 10, गुना टी का मान कितना दिया, तो 0.8 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया था, अगर जीरो से इधर लिख लेते हैं तो क्या होता है, जीरो से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, प्लस में 2 से यहाँ काट दीजिए, 2 × 5 = 10,
ठीक है। 5 गुना 0.8 गुना 0.8, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर को है तो गुना में हम लोग डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जीरो को हटा देते हैं तो इसको सिर्फ गुना करना, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट हटा के 10 कर दीजिए नीचे, फिर से पॉइंट हटा के इसको 10 कर दीजिए नीचे, या 5 से काट दीजिए इसको 2 बार में, 2 से काट दीजिए इसको 4 बार में, ठीक है। तो क्या होगा, 8 चौका 32, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना, 32/10, और 32/10 तक क्या हो जाएगा, 3.2, तो कितना हो जाएगा, 3.2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना, तो 3.2 मीटर, मैंने ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, ठीक है। तो मान लीजिए जी बराबर, तो यहाँ ऑलरेडी आपको जी का मान दिया कितना, 30 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर, ठीक है। तो मतलब एच बराबर दिया कितना, 20, एच बराबर हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ है 20, ठीक है। और क्या आप पूछ रहा है, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है, मतलब आपको अंतिम वेग निकालना है, मतलब भी बराबर निकालना है, ठीक है। भी बराबर निकालना है, और प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा जीरो, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा जीरो, मतलब कोई स्थिरता से फेंका गया होगा पहले, ठीक है, इसलिए जीरो हो गया। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमको निकालना है भी, तो भी बराबर निकालना है, और जी का मान दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है, यू का मान दिया हुआ है, तो इसमें फॉर्मूला कौन लगेगा, तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा आपका तीसरा, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2, फिर से प्लस क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ क्या करा है कि टावर के शीर्ष पर खड़ा है लड़का, एक जो पत्थर फेंक रहा था टावर के शीर्ष पर खड़ा है, तो पत्थर कहाँ फेंकेगा, तो नीचे की ओर फेंकेगा, इसलिए नीचे जमीन की तरफ आ रहा है, तीसरे प्लस में, ठीक है। तो चलिए भी का मान बैठाए, तो भी का मान हम लोग भी स्क्वायर बड़ा, यू का मान कितना जीरो, प्लस में तो गुना जी का मान कितना है, जी का मान दिया हुआ है 10, गुना एच का मान क्या है, तो 20, ठीक है। तो भी स्क्वायर बराबर, तो जीरो हटा दीजिए, गुना कर दीजिए, तो दो दोनों का 4, तो ये क्या होगा 400, ठीक है। गुना करने के बाद क्या होगा 400, ठीक है। तो भी बराबर, तो यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाकर क्या होगा रूट 400 का स्क्वायर हो जाएगा, तो भी बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो अंतिम पे क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला बस क्या करा, अगला बस करा कि एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है, तो फिर सही है, तो आपको सबसे पहले याद रखना कि फिसल गया है, इसलिए यू बराबर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। टी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1, ठीक है। और नीचे की ओर गिर जाती है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा, फिर से एच बराबर हम लोग को निकालना है, ठीक है। और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो समय दिया हुआ है, ठीक है, और ऊंचाई निकालना है, तो इसमें हम लोग दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, तो बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस क्यों है, जी क्योंकि वह नीचे की ओर फेंका गया इसलिए ये प्लस होगा, ठीक है। अगर ऊपर की ओर फेंका जाता तो क्या हो जाता माइनस में, लेकिन यहाँ नीचे की ओर फेंका गया इसलिए क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एच बराबर निकालना है, यू का मान दिया हुआ है जीरो, गुना टी का मान कितना था 1.6, ठीक है, प्लस में 1/2 गुना जी का मान कितना है 10, गुना टी का मान दिया हुआ कितना 1.6, इसको क्या कर देंगे स्क्वायर में, ठीक है। तो एच बराबर, तो यहाँ देखिए, तो जीरो में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, प्लस में इसको 2 से काट दीजिए 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 5 गुना 1.6 गुना 1.6, इसको 1.6 जो स्क्वायर में उसको गुना में कर दिए, ठीक है। तो चलिए इसको काटते हैं आगे, तो 10 आ जाएगा पॉइंट हटाने के बाद, 5 लेके आ जाएगा 10, ठीक है। और 2 से काट दीजिए कितना, तो 8 बार में, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो 8×6 = 48 के 8, 8×1 = 8, 8×4 = 12, और एक अंक के बाद बिन कोमा, तो कितना लग गया 12.8 मीटर, क्या इसका आंसर, ठीक है। तो 12.8 मीटर, 12.8 मीटर का तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा 12.8 मीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा है,
अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ये सेट हर पर डे चलता ही जा रहा है, ठीक है। आज सेट कितना हो गया, तो आज 47 नंबर तक सेट आ गया, और पीछे 46 सेट का वीडियो डाला जा चुका है, ठीक है। और ये सारे वीडियो एकदम सारे जो PYQ से लिए गए हैं, ठीक है, जिसमें नॉमरिकल वोमरिकल सब डाले गए हैं, ठीक है। तो आप इसको पूरा ज़रूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। तो 9वां प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रारंभिक वोल्टेज दे दिया, कितना, 14 प्रति सेकंड, ठीक है, चाल से फेंका गया। और वह 10 मीटर ऊंचा उड़ी, ठीक है, मैंने ऊंची उड़ी 10 मीटर, मतलब एच का मान दिया कितना, 10 मीटर, ठीक है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा किए गए समय की गणना कीजिए, मैंने लिए गए समय की गणना करें, मतलब समय हम लोग को निकालना है, ठीक है। और भी हम लोग का क्या हो जाएगा, तो उच्चतम बिंदु तक जाने के बाद क्या हो जाएगा, भी का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। जब उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, जहाँ वस्तु रुक जाएगा, जहाँ वस्तु रुक जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई वस्तु प्रारंभ कर रहा है तो वहाँ प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अगर कहूँ वस्तु जाकर रुक जा रहा है तो वहाँ भी 0 हो जाएगा, जहाँ इसको अंतिम वेग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या करा कि अधिकतम बिंदु पर जाने के बाद वस्तु रुक जाता है, इसलिए अंतिम वेग हम लोग क्या लिए, तो 0 ले लिए, ठीक है। तो इसको देखकर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए यू का मान दिया हुआ है, ठीक है, टी का मान निकालना है, भी का मान भी दिया हुआ है, और जी का मान कितना आएगा, तो जी का मान होता है 9.8, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जी का मान अगर नहीं दिया हो तो 9.8 लगा कर ही बन जाएगा, ठीक है। तो जी का मान दिया, भी का मान दिया, यू का मान दिया है, और एच वाला से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसको पहला समीकरण से भी बनाया जा सकता है। पहला समीकरण क्या था, तो भी बराबर यू प्लस टी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है ऊपर की ओर, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, ठीक है, प्लस नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में, तो यू माइनस जी टी, ठीक है। तो भी का मान कितना है, 0, बराबर यू का मान कितना दिया, 14, माइनस में जी का मान कितना दिया है, तो जी का मान होगा 9.8, और टी जो कहते हैं टी का हमको मान निकालना है, ठीक है। तो ये 0 है, तो 14 यहाँ प्लस में जाकर क्या हो जाएगा, तो माइनस है, तो -14 बराबर -9.8, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 14/9.8, ठीक है, क्या हो जाएगा, 14/9.8। तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 0। इसको चलिए काटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काटते हैं इसको, 70 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे, तो 70 बार में कट जाएगा, इसको 2 से काटें, 4 दूनी का 8, 9 दूनी का 18, ये क्या होगा, 7 7 और 7 7 49, ठीक है। तो 7 को 10 से भगा दीजिए, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 एकम 7, तब उतरेगा कितना, 3, तो 3 पर पॉइंट बैठाएंगे तो 0 बैठेगा, तो 7 × 21 = 28। आप लोग समझ में नहीं आया हो तो यहाँ अलग कर देते हैं, जैसे 10 में 7 से भागा दीजिए, कितना होगा था एक बार में 7, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पॉइंट उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो सच्चा क्या हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 0, 2 घट कर हो जाएगा 2, ठीक है। तो 1.4, तो यहाँ सही आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी दिया डी में 0.4, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला अगला क्वेश्चन करा है कि यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा, ठीक है। तो क्या करा के देखिए, लंबवत अगर कोई भी वस्तु है जो लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अगर फेंका जाता है तो उसका उच्चतम बिंदु जो होता है, उच्चतम बिंदु तो वहीं पर जाकर वस्तु रुक जाती है, लेकिन उच्चतम बिंदु क्या हो जाएगा, मतलब भी बराबर क्या होगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, शून्य, अंतिम पे क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक त्रिक में मध्य तत्व होता है, एक त्रिक जो है उसमें मध्य तत्व होता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पहले और तीसरे तत्व के योग के बराबर परमाणु द्रव्यमान जितना, नहीं, पहले और तीसरे तत्व के योग के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के द्विगुणित में, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान के जितना, पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना
डी कर रहा है पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। दोनों तो ऑप्शन एक ही जैसा लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही लगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम टू सेम है। पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान, इनमें औसत परमाणु द्रव्यमान दोनों दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दोनों के दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले पास में चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि डोबेराइनर ने तीन तत्वों को रिक्त स्थान एक त्रिक में व्यवस्थित किया था, ठीक है, तो किस प्रकार व्यक्त किया था इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, नहीं परमाणु क्रमांक नहीं था उनका, परमाणु द्रव्यमान के, ठीक है, उनके परमाणु द्रव्यमानों के घटते क्रम में, नहीं घटते नहीं बढ़ते क्रम में, ये भी गलत रहेगा, उनके परमाणु क्रमांक के, क्रमांक नहीं, उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है, इस नियम किसके नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। किसके नाम पे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आपको पता होगा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, डोबेराइनर के त्रिक नियम से, किसका, तो डोबेराइनर के त्रिक नियम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि रिक्त स्थान ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिना पर पहला अवलोकन किया, ठीक है, रिक्त स्थान ने उत्प्रेरक के रूप में, मतलब कौन सा जो, कौन है जो उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिना पर पहला अवलोकन किए थे, तो कौन किया था, तो किए थे डोबे राइनर, ठीक है, डोबे राइनर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जगह। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरिलियम और पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए, ठीक है, तो दोनों का ऑक्साइड ऑक्साइड निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि पोटेशियम और बेरिलियम का ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो पोटेशियम का जो ऑक्साइड का सूत्र होता है वो क्या होता है, K2O, ठीक है, क्या होता है K2O। और बेरियम का क्या हो जाएगा, तो बेरियम का हो जाएगा BaO, ठीक है, बेरियम का क्या हो जाएगा, तो BaO। तो K2O कहाँ है, K2O, K2O और BaO, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जगह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जगह। अगले पास क्यों चलते हैं। तो अगले पास क्या करा, अगला पास करा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके रिक्त स्थान के बीच के संबंधों का परीक्षण किया था, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो मेंडलीव का आ गया, ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके रिक्त स्थान के बीच के संबंधों को परीक्षण किया था। तो किसके बीच के संबंध का परीक्षण किया था, तो ये क्या था, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जगह, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों के था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजनों की तरह हाइड्रोजन भी रिक्त स्थान के रूप में मौजूद होता है। तो हाइड्रोजन की तरह हाइड्रोजन भी है जो किस रूप में मौजूद होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विपरमाणु अणु, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा द्विपरमाणु अणु, ठीक है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन क्या था H2, ठीक है ना, द्विपरमाणु का, फिर वो ऑक्सीजन भी दो परमाणु का O2, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन दो परमाणु था H2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके रिक्त स्थान के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है, तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके रिक्त स्थान के आवर्ती फलन होते हैं। तो किसके आवर्ती फलन होते हैं, तो होता है परमाणु द्रव्यमान के, ठीक है, तो परमाणविक द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सही जगह परमाणविक द्रव्यमान की, ठीक है, किसका होगा, तो परमाणविक द्रव्यमान की। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा,
अगला बात कह रहा है कि तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन दो तत्वों से बनने वाले यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? तो किन किन पर ध्यान केंद्रित किया था, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट आपको याद करना होगा। ठीक है, इसका इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस पर? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा? अगला पास करा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? ठीक है, जब मेंडलीव का आवर्त सारणी बनाया गया था तो किस तत्व की खोज नहीं हुआ था, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ था? तो इसका हो गया था हाइड्रोजन का क्षारीय, इस तीनों का हो गया था, लेकिन उत्कृष्ट गैस का नहीं हुआ था। किसका नहीं हुआ था? उत्कृष्ट गैस का नहीं हुआ था। ठीक है, किसका नहीं हुआ था? तो उत्कृष्ट गैस का नहीं हुआ था। अच्छा, मेंडलीव के समय में सारणी में कुल कितने तत्व थे? तो 63 तत्व थे। कितना थे? 63। ठीक है, कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है? ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर और अपने अपने प्रश्नों को बनाते हैं और आप इसका आंसर जरूर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। मतलब प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। इसका प्रयोग किया जाएगा तो पेप्सिन का। ठीक है, पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन का पाचन में मदद करता है जहां पाचन तंत्र भोजन के पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए अगले पास के चलते हैं। तो अगला पास क्या करा? अगला पास करा कि सामान्य परिस्थिति में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूपी सॉरी अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो जो HCl जो निकलता है उससे बचाने के लिए कौन काम करता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलगम। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बलगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एसिड जो HCl निकलता है उससे पेट की जो परत होती है उसको बचाने के लिए बलगम साबित करता है हमारा पेट। ठीक है, जिससे HCl है जो उसको क्षति न पहुंचा सके। ठीक है, तो HCl का काम क्या है? तो हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कई रोग जीवाणु चले जाते हैं। ठीक है, तो उनको मारने के लिए HCl का प्रयोग किया जाता है। HCl का और भी कई कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा? निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? ठीक है, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय में, खरगोश में, शेर में, बकरी में। तो सबसे छोटा किसका होता है? तो मांसाहारी जीव में आंत जो होता है छोटा होता है और शाकाहारी जीव में आंत जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें जो मांसाहारी है उसका आंत जो होता है छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। शेर का जो आंत होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, लेकिन अगर शाकाहारी पूछे तो गाय जो होती है गाय का सबसे बड़ा आंत होता है। ठीक है, छोटी आंत होती है क्योंकि वो शाकाहारी होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है? अगला पास करा है कि निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG माने इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के लिए। किसके लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ठीक है, ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए। और हृदय के लिए किया जाता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी किसका प्रयोग किया जाता है? हृदय के लिए, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और मस्तिष्क के लिए किसका? था ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा? अगला पास करा निम्न में से कौन सा अंग पीत रस स्रावित करता है? तो पीत रस कौन सा अंग स्रावित करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो पीत रस कौन करता है? तो पीत रस करता है यकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पीत रस कौन स्रावित करता है? तो यकृत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, पीत रस का पीएच मान कितना होता है? तो पीत रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.6 से 7.7 तक। मतलब क्या होता है? तो ये क्षारीय होता है। क्या होता है? तो ये क्षारीय होता है। ठीक है, अगर पीत रस का रंग पूछ दिया जाए तो क्या कहिएगा? तो इसका रंग होता है हरा पीला। कितना क्या होता है? हरा पीला।
पी तरह से का रंग कितना क्या होता है, तो हरा पीला होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.6 से 7.7, मतलब क्षारीय होता है। क्या होता है, तो क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन करा कि पाचन के बाद प्रोटीन रिक्त स्थान परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पाचन के बाद प्रोटीन जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल। किसमें, तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अच्छा अगर पूछ देखिए अमीनो अम्ल कितने प्रकार का होता है, तो अमीनो अम्ल 20 से 22 प्रकार का होता है। कितना, 20 से 22 प्रकार, ऐसे 20 ही प्रकार माना जाता है, 22 नहीं, 20 ही प्रकार माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, ये मानव इनमें से किससे नहीं पचा सकता, मानव जो है इनमें से किसे नहीं पचा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए करा सेलुलोज, बी स्टार्च, सी करा अमीनो अम्ल, और डी करा ग्लाइकोजन। तो देखिए मुंह से पाचन होता है तो स्टार्च हो जाता है, ग्लाइकोजन हम लोग स्टोर करते हैं, और अमीनो अम्ल जो अभी तुरंत बताया कि प्रोटीन का पाचन होने के बाद लास्ट में क्या बनता है, तो अमीनो अम्ल। लेकिन हम लोग का क्या है, सेलुलोज जो होता है वो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, ये क्या होता है, तो ये हम लोग नहीं पचा सकते हैं। ठीक है, तो मानव कौन सा नहीं पचा सकता है, तो सेलुलोज नहीं पचा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज होता है वो पेड़ पौधों से पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, 28 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। मैंने किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करा है क्लोरोप्लास्ट, बी करा सेलुलोज, सी करा कार्बोहाइड्रेट, डी करा प्रोटीन। तो इसका आंसर आप लोग को सही में पता होगा कि शाकाहारी है। शाकाहारी के लिए पेड़ पौधा ज़्यादा खाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधा का ज़्यादा हिसाब सेवन करेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो सेलुलोज। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सेलुलोज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है, और मांसाहारी का क्या होता है, तो छोटी आंत होती है। छोटी आंत का क्या होता है, तो लंबा नहीं पतला होता, छोटा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है कि लैक्टोज, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद फ्यूचर पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है लैक्टोज असहिष्णुता क्या होता है। ठीक है, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज पूरी तरह से रक्त में अवशोषित नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इसके लक्षणों में ग्लूटेन के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया शामिल होती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में समर्थक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दूध के उत्पादों को पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने के लिए समर्थन था किसका, तो लैक्टोज। तो दूध को तोड़ने के लिए किसका, तो लैक्टोज का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न चलते हैं, और आज के लिए ये लास्ट प्रश्न है। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया रिक्त स्थान में शुरू होती है और रिक्त स्थान में पूर्ण होती है। मतलब कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म हो जाता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मुख से स्टार्ट होता है और छोटी आंत में खत्म हो जाता है। कहाँ हो जाता है, मुख से स्टार्ट होता है, छोटी आंत में खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, मुख से स्टार्ट होगा और छोटी आंत में जाकर पाचन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।